ऑल ऑफ यू प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास बीए पाठ तृतीय में एक नए बिंदु के साथ मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आज हम कार्ल मार्क्स के संदर्भ में अपना अध्ययन करेंगे। आप इस स्लाइड पे जो चित्र देख रहे हैं, पूर्णतः चित्र से प्रतीत होने वाले दार्शनिक कार्ल मार्क्स एक प्रमुख समाजशास्त्रीय चिंतक, पुरोधा विद्वान थे। कार्ल मार्क्स का जब भी उल्लेख होता है, विद्यार्थियों को समझना है कि संघर्ष की बात हो रही होगी, कॉन्फ्लिक्ट की बात ये करते हैं। कार्ल मार्क्स संपूर्ण विश्व में संघर्षवादी उपागम के प्रणेता, संघर्षवादी उपागम का अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वानों में से प्रमुख विद्वान हैं। यह व्यक्ति अपनी दर्शन की पराकाष्ठा संघर्ष के संदर्भ में इस तरह समझता है, अगर दुनिया के हर व्यक्ति को किसी सुखद घटना में सकारात्मकता दिख रही होगी, कार्ल मार्क्स वहाँ भी अपना संघर्षवादी उपागम काम में लेता है। उदाहरण के लिए, एक बगीचे में पति और पत्नी आपस में बैठकर अपनी सामान्य दिनचर्या की बातें कर रहे हैं। हो सकता है पत्नी को प्रसन्न करने के लिए पति ने एक गुलाब का फूल अपनी पॉकेट से निकाला और पत्नी की ओर आगे प्रणय निवेदन करते हुए बढ़ाया। अब इस घटना को मर्टन जैसा विद्वान देखता तो कहता कि प्रकार्यवादी सोच है, अब इनके बीच में खुशी दाम्पत्य की आधारशिला रखी जा रही है। लेकिन कार्ल मार्क्स इस घटना में भी संघर्ष का चश्मा लगाकर देखेगा और वो क्या कहेगा, देखिए संघर्ष का प्रारंभ हो चुका है। अब ये प्रणय निवेदन आपको दिख रहा है, थोड़े दिनों के बाद डिमांड होगी, पदार्थों की मांग होगी और इसका पति इस पदार्थ की मांग पूरी नहीं कर पाएगा, भौतिक वस्तुओं के संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाएगा और स्थिति क्या बनेगी, इनके बीच में झगड़ा होगा, फसाद होगा और देख लेना एक दिन ये तलाक की स्थिति तक भी पहुंच सकते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कार्ल मार्क्स की ये विचारधारा संघर्षवादी है। यानी ऐसे सुखद पलों के अंदर भी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष का दर्शन करता है। हमारे समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स ने विशिष्ट अध्ययनों के माध्यम से जो प्रमुख अवधारणाएं दी हैं, उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जर्मन की आइडियोलॉजी का अध्ययन, अलगाव की अवधारणा, इस तरह की अनेक अवधारणाओं के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इनका तो यहाँ तक कहना है, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रिविज नामक नगर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी उसी नगर में हुई। 1838 में स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था। लेकिन मैं विद्यार्थियों में बता दूं, कार्ल मार्क्स की हैंडराइटिंग इतनी गंदी थी, इनका लेखन इतना स्पष्ट था कि एक जीवनी में पढ़ने में आता है कि इनको एक रेलवे में क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिली। अच्छा, पड़ोस में इनके यहाँ एक धनाढ्य परिवार रहता था और धनाढ्य परिवार जो जेनी वान उनकी पत्नी बनी, उनका घर था। इनके दो आकर्षण के बिंदु थे उस घर में। प्रथम, वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी जिसमें पुस्तकें पढ़ने का उनको विशेष शौक था। दूसरा, उनकी युवा सुंदरी पुत्री थी जेनी, जिनके प्रति ये आसक्त हो गए थे। एक बार इन्होंने उनके पिता से कहा कि वो पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं, तो वकील साहब ने मना कर दिया। बोला नहीं, पहले अपने आप को प्रूफ करो, कुछ इसके लायक बन के आओ, उसके बाद मैं विचार करूँगा। बस यहाँ इनके दिमाग में बात लग गई और इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ विशिष्ट कार्य करना है और अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है, तभी मैं अपने प्रेम को प्राप्त कर सकता हूँ। इन्होंने बोन विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई की और 1841 में फिलॉसफी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, यानी पीएचडी के धारक ये हो गए।
1842 में राइन समाचार पत्र में उन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आदमी का जो स्वभाव होता है, आदत होती है, उसको कहने के दुखदाई बन जाती है। इनका तो नजरिया संघर्ष का था, हर जगह तो संघर्ष की बात देखते थे। इन्होंने राइन समाचार पत्र के लेखन कार्य में उस गवर्नमेंट की ही आलोचना करना चालू कर दिया और उनको समाचार पत्र छोड़ना पड़ा। आगे के संदर्भ में ये बताया जाता है कि 1867 में कार्ल मार्क्स ने अपने मित्र एंजल्स के साथ मिलकर उनके साथ सहयोग करते हुए दास कैपिटल नामक एक ग्रंथ लिखा जो जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने पूंजीवाद का बड़ा गंभीर विश्लेषण किया है। इन्होंने कहा, एक मान्यता थी इनकी कि मनुष्य के अस्तित्व को उसकी चेतना निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो भी वजूद है, उस वजूद को उसकी चेतना निर्धारित नहीं करती है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व को उसकी चेतना का निर्धारण करने के लिए पदार्थ की उपयोगिता महत्वपूर्ण होती है। कैपिटल के 2 खंड इनके मित्र एंजल्स ने पूर्ण किए थे और 1864 में लंदन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग एसोसिएशन जो पहला इंटरनेशनल हुआ था, उसमें काफ़ी मजदूर नेताओं ने भाग लिया। इसमें कार्ल मार्क्स ने भी भाग लिया। उनकी जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें उसको चुना गया। इस संगठन में कार्ल मार्क्स दुर्खिम की अराजकतावादी विंग के संघर्ष में शामिल हुए। यहाँ विद्यार्थियों ध्यान रखना, दुर्खिम भले ही प्रकारवादी विद्वान रहे हों, लेकिन मार्क्स के इस चिंतन से पता चलता है कि वो भी एक विशिष्ट प्रकार के अराजकतावादी विंग के सदस्य रहे हैं। 1881 में मार्क्स की पत्नी जैनी का निधन हो गया। बुढ़ापे, बीमारी, आर्थिक अभाव में मार्क्स को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित किया और 14 मार्च 1883 उनका निधन भी हो गया। अपने संपूर्ण जीवन काल में मार्क्स ने अनेक प्रकार की विचारधाराओं को दिया है। उनके स्रोतों को हम बांट सकते हैं अलग अलग खंडावलियों में। जर्मन विद्वानों का प्रभाव मार्क्स पर रहा है। मार्क्स ने समाज के विकास के लिए हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। देखो, द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है? वाद, प्रतिवाद और संवाद। इसी पे आगे जाके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत बना। मार्क्स अपने गुरु हीगल से ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने हीगल को कॉपी नहीं किया है। उन्होंने हीगल का जो वाद था, जो बौद्धिक चिंतन पर आधारित था, उसको परिवर्तित किया, उसके स्थान पर पदार्थ की बात की। तभी तो कहते हैं कि मैंने जो हीगल का द्वंद्ववाद था वो सर के बल खड़ा था, उसको मैंने पैरों के बल खड़ा कर दिया है। मतलब बौद्धिक चिंतन से मैं धरातल पर ले आया हूँ, पदार्थ पर ले आया हूँ। ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का चिंतन, मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि से श्रम के मूल्य सिद्धांत को अपनाया। यानी अर्थशास्त्रियों का इनके जीवन पर प्रभाव रहा है। इन्होंने श्रम मूल्य के सिद्धांत के आधार पर जो अपनी विचारधारा रखी थी, उसका नाम अधिशेष मूल्य का सिद्धांत कहा जाता है। यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस, जो मजदूरों का शोषण करके, गंभीर अपील करके उनसे जो अतिरिक्त उत्पादन करवाया जाता है, उस अतिरिक्त उत्पादन के संदर्भ में एक सिद्धांत बना, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि में स्मिथ और रिकार्डो जैसे प्रमुख विद्वानों का योगदान है। अतिरिक्त मूल्य है क्या, मैं संक्षेप में बता दूं। एक फैक्ट्री में एक मजदूर 10 पेन रोज बनाता है। उस मजदूर के सामने चुनौती रखी गई कि भैया घाटा जा रहा है, तुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, 1 घंटा ज़्यादा रुको। अब उस 1 घंटे की अवधि में उसने 5 पेन या 3 पेन या 4 पेन जितने भी ज़्यादा बनाए हैं, उसका पारिश्रमिक तो उसको मिल ही नहीं रहा। अब ऐसे 100 मजदूर हैं तो 500 पेनों का प्रोडक्शन हो गया। उसको बेचने के बाद जो मूल्य होगा वो तो सीधा पूंजीपति की पॉकेट में जाएगा। यह है कंज्यूमर सरप्लस वैल्यू, उपभोक्ता का जो अधिशेष बच रहा है उसका सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसी संदर्भ में फ्रेंच समाजशास्त्रियों का चिंतन करने के क्षेत्र में फ्रांस ने सेंट साइमन जो विद्वान रहे हैं, चार्ल्स फोरियर आदि चिंतक जो रहे हैं,
उनके समाजवाद का प्रतिपादन किया था। उसका स्वरूप यद्यपि काल्पनिक था, तथापि वो उनके चरित्र में क्रांतिकारी बातें थी। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का सिद्धांत, श्रमिकों का उत्थान और उनके शोषण करने वाले वर्ग के विनाश का सिद्धांत, वर्गविहीन समाज की स्थापना, ये सब जो विचार हैं इन्होंने फ्रांस के समाजवादियों से ग्रहण किए हैं। विद्यार्थियों, मार्क्स कल्पनावादी नहीं था, लेकिन अगर हम इसका गहन अध्ययन करें तो इन्होंने एक शब्द काम में लिया है, यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है स्वप्न लोकीय समाज, यानी एक ऐसा समाज जिसके अंतर्गत एक कल्पना की गई है कि जब पूरी दुनिया में संघर्ष समाप्त हो जाएगा तो एक वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना की गई। यूटोपिया वर्ग विहीन समाज के संदर्भ में बताता है। ये एक ऐसा संदर्भ है जिसमें व्याख्या की गई है कि इस दुनिया में वर्ग समाप्त हो जाएंगे। यहाँ एक दोहरी बात आ गई। एक तरफ तो मार्क्स कहता है कि समाज में अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का रहा और वर्ग पाए जाते हैं, लेकिन वही मार्क्स कहता है यूटोपिया पाया जाता है। तो इनके दिमाग में यूटोपिया कहाँ से आया? इन्होंने कार्ल मैनहीम एक विद्वान थे, उनसे इस शब्द को ग्रहण किया है। श्रमिकों का उत्थान कैसे होता है, शोषण कैसे होता है, ये सब चिंतन इन्होंने सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर आदि से ग्रहण किया था। इनका तर्क था समाज में दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग जो संख्या में कम है, जो उत्पादन के संसाधनों पर अपना अधिकार रखता है, दूसरी ओर वो वर्ग है जो सर्वहारा है, जो अपना श्रम बेचता है, और पूंजीपति उस श्रमिक का शोषण करता है। इस तरह की विचारधारा इन्होंने फ्रांस के चिंतकों से ग्रहण की थी। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में जो शोषणवादी चरित्र ग्रहण किया है वो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में मिला। मार्क्स को क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। मैक्सी नामक विद्वान लिखते हैं कि मार्क्स के चिंतन के संबंध में महत्वपूर्ण बात उसकी मौलिकता नहीं है, बल्कि उनकी समन्वयकारी शक्ति है। अर्थात वो संघर्षवादी विद्वान हैं, लेकिन उनको तात्कालिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कुछ नवीन प्राप्त हुआ है, उसको भी कार्ल मार्क्स ने ग्रहण किया, और यही बात उनके समन्वयवादी शक्ति को बताती है। उसके सामग्री के कई स्थानों से एकत्रित करने की बात की है। उन्होंने दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र में, अर्थशास्त्र में जो कुछ भी मिला श्रमिकों के संदर्भ में, श्रम के बंटवारे के संदर्भ में, उन सबको ग्रहण किया है और सर्वहारा आंदोलन के रूप में इनकी स्थापना इन्होंने की है। मार्क्स की संपूर्ण विचारधारा को हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मार्क्स ने चाहे ईंटों को बहुत स्थानों से एकत्रित किया हो, दर्शन शास्त्र से कुछ लिया हो, राजनीति विज्ञान की विचारधाराओं से कुछ लिया हो, मनोविज्ञान से कुछ ग्रहण किया हो, अर्थशास्त्र में रिकार्डो स्मिथ से कुछ लिया हो, अंतोगत्वा उन्होंने साम्यवाद का जो विशाल भवन बनाया है वह मौलिक है। यानी जैसे भवन निर्माण में ईंटें अलग अलग होती हैं, मार्क्स ने भी विचारधारा के आधार पर ईंटें अलग अलग ली है, संरचना के आधार पर जो भवन बना है वो मौलिक है। साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया है। इसी कारण कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था, तो यह विद्यार्थी ध्यान रखें, यहाँ कार्ल मार्क्स का उल्लेख होता है, इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना गया है। अब ये वैज्ञानिक समाजवाद है क्या, जरा हम इस पर चर्चा कर लें। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि सर्वहारा समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से ज्ञात मार्क्सवादी समाजवाद को मार्क्स इसलिए वैज्ञानिक कहता है कि यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। देखिए यहाँ हिस्टोरिकल अप्रोच डाल दी गई है, इतिहास यहाँ पर प्रमुख है। इनके अध्ययन को साइमन फोरियर और ओवेन का समाजवाद वैज्ञानिक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसे डिफरेंट है, क्योंकि वह इतिहास पर आधारित न होकर कल्पना पर आधारित था। मार्क्स उसे धरातल पर लेके आए। इस लाइन को आप समझें कि साइमन फोरियर और ओवेन ने भी समाजवाद को बताया, लेकिन उनका वैज्ञानिक नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वो कल्पना लोक पर आधारित था, कपोल कल्पित महिमा मंडित करने वाले शब्दावलियों पर आधारित था।
जबकि कार्ल मार्क्स इसमें इतिहास जोड़ते हैं। वो कहता है कि इसके पीछे इतिहास का अध्ययन प्रमुख होगा, इसलिए इसे वैज्ञानिक समाजवाद की पहली सीढ़ी माना गया। मार्क्स का दर्शन बड़ा विराट है, सुसंबद्ध है और इसके संदर्भ में कैटलिन कहते हैं कि उनका क्रांतिकारी कदम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। यानी एक विराट स्वरूप के रूप में, एक विस्तृत व्याख्या के रूप में कार्ल मार्क्स ने अपने क्रांतिकारी कदम को उठाया और वो कदम था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वो कहते हैं अब तक का अविर्भूत इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अलग अलग समाजों की संरचनाओं में, चाहे सामंतवादी व्यवस्था रही हो या आखेटक अवस्था रही हो या आधुनिक समाज की मशीनीकरण वाला युग रहा हो, वर्ग हमेशा रहे, संघर्ष हमेशा रहा है और ये हर स्थिति में होगा, ऐसी उन्होंने व्याख्या की। मार्क्स ने जो कुछ कहा उसके संदर्भ में कैटलिन का समर्थन करते हैं। वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक सिद्धांत की स्थिति में इतिहास की व्याख्या और मार्क्स के हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की जो व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की है, ये वैज्ञानिक समाजवाद की आत्मा है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आध्यात्मिक विद्या पर आधारित है और मार्क्स इस विचारधारा के अंदर निम्न पिलर आधार स्तंभ मानते हैं। पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत भी कह सकते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसे हम कंज्यूमर सरप्लस वैल्यू के रूप में देख सकते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो पूंजीपति और सरवारा के मध्य शोषण और संसाधनों के स्वामित्व के लिए है। और क्रांति का सिद्धांत, जो जर्मनी में क्रांति हुई, जो विचारधारा बनी, वो क्यों हुई, इसका क्या कारण रहा, इसकी पूरी व्याख्या इस पिलर में की गई है। ये सभी स्तंभ जिन पर मार्क्स ने अपने दर्शन का भवन निर्मित किया है, एक दूसरे में गुथे हुए हैं और इसकी विचारधारा की अविभाज्य इकाई के रूप में इसको मान्यता दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक संपूर्ण परिचय कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में मैंने दिया। कार्ल मार्क्स ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, हम उस पर जरा चर्चा कर लें। कार्ल मार्क्स, उनके जीवन में मित्रों का सहयोग रहा, आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ आर्थिक चिंतन उन्होंने किया। इनकी प्रमुख वैचारिक पृष्ठभूमि यही थी कि मेरी पूंजी श्रमिक है। श्रमिकों के साथ चाहे वो ब्रुसेल्स में अत्याचार हो रहे हो, श्रमिकों का शोषण चाहे पूंजीपति समाज के द्वारा फैक्ट्रियों में किया जा रहा हो, एक ही आवाज़ बुलंद होती थी, कार्ल मार्क्स। और यही कारण है कि उन्होंने नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय स्वतंत्रता की बेड़ियों के, और यदि तुम्हें प्राप्त होता है तो संपूर्ण विश्व मुक्त हृदय के साथ तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। यानी वर्ग संघर्ष के अंदर ऐसे ऊर्जाशील वाक्यों का समावेश कार्ल मार्क्स ही कर सकते थे। उन्होंने दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ को जो नारा दिया, इतना लोकप्रिय हुआ कि जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी कब्र पर, समाधि पर आज भी लिखा हुआ है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उस वक्त एंजल्स उस भरी बारिश में फूट फूट के रो रहा था और उसने कहा था कि धूमकेतु शांत हो गया जो श्रमिकों के लिए बात करता था। इनकी प्रमुख पुस्तकों में द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इन्होंने गरीबी के दर्शन के बारे में चर्चा की है 1844 में और बताया कि गरीबी का मुख्य दर्शन क्या है, क्या विचारधारा है, इस पर उनकी चर्चा है। 1844 में ही इन्होंने एक अन्य पुस्तक लिखी, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है एक तरीके से वृत्तचित्र जैसी स्थिति है। वृत्तचित्र का मतलब इकोनॉमिकल और फिलोसफिकल जो आधार बने हैं, इन आधारों को इसमें प्रस्तुत किया गया है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, इन्होंने 1848 में लिखा। यह एक ऐसा घोषणा पत्र था जिसके माध्यम से इन्होंने एक नई प्रकार की विचारधारा की जो पार्टी बनाई थी, उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने मित्र एंजल्स के साथ कंधों पर ली और इसका लेखन कार्य किया। इन्होंने राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं की आलोचना भी की है। 1859 में द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में क्रिटिक अप्रोच यानी एक आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को धारण करते हुए अपने विचारों को राजनीतिक
और आर्थिक संदर्भ में बताया। 1865 में वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, यानी मूल्य क्या है, कीमत क्या है और प्रॉफिट लाभ क्या है। जब इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बनाया था तब इसे स्पष्ट किया था कि मूल्य, कीमत और उसका लाभांश क्या है, इसकी व्याख्या इस पुस्तक में की और उसी के आधार पर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बनाया। अतिरिक्त मूल्य एक एक्स्ट्रा ऐसी इनकम है जो मजदूरों का भावनात्मक शोषण करके पूंजीपति वर्ग प्राप्त करता है। इन्होंने 1871 में द सिविल वार नामक पुस्तक लिखी। 1894 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय खंड को परिशोधित करते हुए कैपिटल यानी पूंजी वॉल्यूम बनाया। पूंजी एक ऐसा विषय है जिसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, यानी फ्रांस के जनजीवन में वर्ग संघर्ष कैसे हुआ, वर्ग संघर्ष की रूपरेखा कैसे बनी, इसकी व्याख्या इन्होंने इस पुस्तक में की है। द ग्रोथा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो एक ग्रोथा के रूप में समाजवादी किस तरह आर्थिक शोषण की पृष्ठभूमि में कार्य करते हैं, ये इन्होंने प्रस्तुत किया। और इस तरह ये बौद्धिक प्रतिभा के धनी तो थे, लेकिन संसाधन नहीं होने के कारण लेखन कार्य ढंग से नहीं कर पाए। इसके लिए आर्थिक संबलता की आवश्यकता थी। इनके मित्र ने, जो कि संपन्न था, धनाढ्य व्यक्ति था, उसके साथ मिलकर इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। द होली फैमिली 1875 में, द जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन की विचारधारा के संदर्भ में, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑन इंडिया, इन किताबों का लेखन इन्होंने किया। कार्ल मार्क्स आज संपूर्ण विश्व में संघर्षवादी विचारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनके संदर्भ में आज भी नई नई खोजें होती हैं। वो बात अलग है कि आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स उतना प्रासंगिक नहीं रहा। सोवियत रूस का विघटन हुआ, उसके पीछे इन पर प्रश्नवाची चिन्ह लग रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आज हम मजदूरों के आर्थिक संबलता के साथ साथ भावनात्मक संबलता की बात करते हैं। जैसे मजदूरों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्वार्टर्स बनाती हैं, पीएफ काटती हैं, ईएसआई में चिकित्सा देती है, बच्चों को पढ़ने के लिए लोन देती है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी में नहीं थे। वो यही कहता था कि पूंजीपति हमेशा शोषण करेगा, लेकिन आप देख रहे हैं बदलते कंसेप्ट में पूंजीपति अब श्रमिकों के प्रति उदारवादी बने हैं। शायद यही कारण है कि इन सिद्धांतों को पुनः परीक्षण की आवश्यकता है। ये सिद्धांत अब एक नई प्रक्रिया से गुजरने की स्थिति की मांग करते हैं। इसी कारण नव मार्क्सवाद जैसी नई विचारधारा आज इस परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है। विद्यार्थियों, नव मार्क्सवाद क्या है? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार हम समझ सकते हैं, लेकिन अब उसमें क्या बदलाव आ गए हैं, क्या आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, उनकी नए सिरे से व्याख्या करने की आवश्यकता है, जो नव मार्क्सवाद कर रहा है। हमें कार्ल मार्क्स के जीवन से यही समझना होगा कि विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जब तक जनमानस का समर्थन नहीं होगा, संघर्ष नहीं बनेगा, स्वयं के लिए वर्ग और एक अपना वर्ग नहीं बनेगा, तब तक अधिकारियों की मांग जायज नहीं होगी। हमें उसके लिए प्रयत्न करने होंगे। इस तरह आज के हमारे व्याख्यान में हमने कार्ल मार्क्स की जीवनी और उनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा की। अगले पार्ट में मैं इनके सिद्धांतों के संदर्भ में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।